आपको कैसा तरीका में वो क्रिएट करना है। नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता क्योंकि नॉर्मल पर्सन सिर्फ फॉलो करना चाहता है। स्मॉल कंपनीज ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट या ब्लॉकचेन डेवलपर का रोल नॉर्मल लेवल 4 लेवल 5 कंपनीज में ही होता। जो रिसोर्सेज लगते हैं वो रिसोर्सेज वहां एक ही प्रीमाइस पे रख के एक ही जगह पे रख के सेंट्रलाइज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मी अलोंग विद आवर फेवरेट फैकल्टी सत्या सर, वेलकमिंग यू ऑल ऑन द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन सारी जॉब्स के बारे में और उनकी डिटेल के बारे में जो कि है सबसे हाईएस्ट पेइंग। आपको लगेगा सर कंप्यूटर साइंस में या फिर एआई में बस इंजीनियर बन जाओ या फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब करो, पैसा मिल जाएगा, बट क्या जॉब करनी पड़ेगी, किस फील्ड में जॉब करनी होगी, क्या आपका रोल होगा, क्या आपको सीखना होगा, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको इस सेशन में बताने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कितना पैकेज मिल सकता है कम से कम अगर आप इन टेक जॉब्स में इंटरेस्टेड रहते हो और वो काम करते हो जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको हम बताएंगे एक और चीज, और वो है ड्यूरिंग इंटरव्यूज आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। मतलब कि इंटरव्यूज में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि आपको अच्छी वाली जॉब मिल जाए। इवन दो जब आपके पास डिजर्विंग कैंडिडेचर होता है, नॉलेज होता है, तब भी आप रिजेक्ट ना हो जाओ। इसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यू में आपको ध्यान देनी है, वो आप देंगे। चलिए सत्या सर के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि सर क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे थैंक यू सर। सो हर दोस्तों, मैं सबको स्वागत करता हूँ ये सेशन पे। ये सेशन में देखो बेटा, सबको एक ड्रीम कंपनी रहता है, सबको रहता है। जैसा मैं आपका एज में थे, मेरा ड्रीम कंपनी थे गूगल। ऑफ कोर्स आई हैव फुलफिल्ड माय ड्रीम। आई वर्कड फॉर गूगल एंड लेटर आउट ऑफ पैशन मैं एक टीचिंग फील्ड में आया था। ऐसा आपको भी कुछ ना तो कुछ ड्रीम कंपनी होगा, ठीक है। लेकिन वो ड्रीम कंपनी में अगर आप एम्प्लॉयमेंट अगर पाना बोले तो क्या स्किल आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर वो जानना चाहे तो आपको ये पता चलना पड़ेगा कौन सा डोमेन में आजकल ट्रेंडिंग जॉब्स मिल रहा है। तो अगर वो डोमेन पे हमको जाना बोले तो क्या स्किल हमको एक्वायर करना होगा, राइट। सो दिस सेशन इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट आपको कौन सा डोमेन में कितना पैकेज का सैलरी मिलने वाला है, और वो पैकेज पाने के लिए क्या स्किल आपको अचीव करना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा, राइट। तो अभी जाएंगे विश्वदीप सर के पास। सर, तो व्हाट आर द टॉप डोमेन्स या टॉप डेजिग्नेशंस दैट विल ऑफर ए ब्राइट करियर फॉर द स्टूडेंट सर। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ नाम है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो है डेटा साइंटिस्ट की जॉब है, दूसरा है मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब है, एआईएमएल आर्किटेक्ट की जॉब है। बहुत डिफरेंट है, नॉर्मल इंजीनियर और आर्किटेक्ट में बहुत डिफरेंस है। इंजीनियर काम करता है जो आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। आर्किटेक्ट वो पर्सन है जो कि डिजाइन डिसाइड करता है कि बिजनेस के लिए ये डिजाइन ठीक रहेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन ठीक रहेगा, ये प्रोडक्ट में चेंजेस ठीक रहेंगे। और अगर कोई इंजीनियर ने कुछ नया चीज डेवलप किया है या कोई ने कोई डिजाइन तैयार किया है, कोड तैयार किया है, तो आर्किटेक्ट उसको अप्रूव भी करता है कि हाँ, ये हमारे डिजाइन के हिसाब से ये वाला इम्प्लीमेंटेशन सही है। ये सब आर्किटेक्ट का काम होता है। तो इंजीनियर से ऊपर होते हैं आर्किटेक्ट। ऑफ कोर्स कुछ एक्सपीरियंस आपको चाहिए उस आर्किटेक्ट लेवल पर पहुंचने के लिए, बट जैसे ही अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस पहुंच जाता है, मिल जाता है, और अगर एक बार आप आर्किटेक्ट लेवल पर प्रमोट हो जाते हैं, तो फिर बॉस आपको कोई नहीं पकड़ सकता। क्योंकि आर्किटेक्ट लेवल पर पहुंचने के लिए आपको डोमेन नॉलेज तो चाहिए जो कि इंजीनियर के पास होता है, बट एक और नॉलेज चाहिए, वो है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का मतलब क्या है? डिजाइनिंग का मतलब है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी गई नई, तो उस प्रॉब्लम का एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपको बनाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी, उसका डिजाइन करना पड़ेगा सॉल्यूशन। और वो डिजाइन हर किसी के दिमाग में आता नहीं।
नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता, क्योंकि नॉर्मल पर्सन सिर्फ फॉलो करना जानता है। नॉर्मल पर्सन किसी और को इंस्ट्रक्ट करवाना नहीं जानता है कि तुमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा कर देना ताकि सॉल्यूशन ऐसा बन जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट का काम होता है। तो जब जैसे जैसे आप लोग अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे भी आर्किटेक्ट बनना है, बट आर्किटेक्ट बनने के लिए डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पूरा नॉलेज जिस डोमेन में आप काम करते हो बहुत जरूरी है। फिर है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अगेन आईओटी में काम करना है, आर्किटेक्ट में काम करना है या इंजीनियर में काम करना है, जो भी आपका काम है, आईओटी फील्ड इज वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक थिंग जिसपे अभी भी पेनिट्रेशन बाकी है, जिसमें कि पेनिट्रेशन होगा यूजर लेवल पे। देखो आप सब लोग जानते हैं कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हद तक हमारी रेगुलर लाइफ में आ चुके हैं। हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारे फोन्स, हमारे कैमरास एक्सेट्रा, और पता नहीं कहां कहां पे ये एआई और एमएल आ चुका है हमारी रेगुलर लाइफ में। बट अभी भी आईओटी जो है उतना पेनिट्रेट नहीं किया है नॉर्मल जिंदगी में। कुछ सालों में करेगा। आप अगर उसका हिस्सा बनेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत पैसा मिलेगा। क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड अगर आपने सुना है बाय चांस, तो ऑरेकल इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अलोंग विद Amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, जो क्लाउड सर्विसेज से बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हैं और काफी अच्छी सर्विसेज भी दे रही हैं। अगर आपने Amazon का क्लाउड सर्विस सुना है AWS, अगर आप Oracle क्लाउड सर्विसेज जानते हैं, तो ये सारी कंपनीज जो हैं, टॉप कुछ कंपनीज जो हैं, वो क्लाउड सर्विसेज से काफी अच्छी सर्विसेज दे रही हैं। तो वहां पे भी आप अच्छा आर्किटेक्ट या अच्छा इंजीनियर बन के और काफी पैसा कमा सकते हैं। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ये तो रिसेंट पास में बहुत ज्यादा जो है हाईलाइट में आया है, क्योंकि देखो मैं इनके बारे में और डिटेल बताऊंगा, अभी तो सिर्फ हाईलाइट बता रहा हूँ। ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो है बहुत हाईलाइट में आए क्योंकि वो एल्गोरिथम्स बनाते हैं जो कि काम आती है आपके बिटकॉइन टाइप की करेंसीज में, यस, क्रिप्टो करेंसीज के लिए। फिर फुल स्टैक डेवलपर है जिसको सारी चीजों का नॉलेज होता है, और होता है एआर वीआर डेवलपर जो कि अभी रिसेंट पास में काफी अच्छा मार्केट कैप्चर कर रहा है, क्योंकि यहाँ से एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो कैप्चर होती है। गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहां पे ऑगमेंटेड रियलिटी और वीडियो रियलिटीज जो होती है उन पर्टिकुलर वर्चुअल रियलिटी, आई शुड से, तो वर्चुअल रियलिटी वाला जो सेगमेंट है वो जो है निकल के आता है। चलिए तो एक एक करके इन सारी चीजों को डिटेल में जानते हैं। सत्या सर के पास चलते हैं और पूछते हैं, सर आप एक कोई रोल जो है स्टूडेंट्स को डिटेल में बताइएगा कि किस टाइप का वो रोल है, कैसे स्टूडेंट्स को उसमें सीखने मिलेगा, क्या उन्हें करना पड़ेगा और क्या जॉब पे हो सकता है उनका अगर वो उस पर्टिकुलर जॉब में जाते हैं। श्योर सर, थैंक यू सर। सो बच्चों, आप शायद इन द रिसेंट टाइम्स आप बहुत सारे फिल्म देखा होगा, वो हनुमान होने दो या साउथ का फिल्म होने दो या नॉर्थ का फिल्म या हॉलीवुड फिल्म। आप जब भी वो ग्राफिक्स देखते ना, शायद डेफिनेटली सब लोग आप इंप्रेस हुआ होगा। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया था बहुत मूवीज से। तो ये कैसा बनेगा? डेफिनेटली यू बीइंग एन इंजीनियर एंड फ्रॉम द कंप्यूटर्स बैकग्राउंड स्पेशली, आपको भी ये इंटरेस्ट हो सकता, अरे मैं भी ऐसा फील्ड में जाऊं, मैं भी वो लेवल तक पहुंचूं, राइट? तो वो आएगा। हम ये बोल सकते ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का काम होता। अब स्पेशली जैसा गोती सर ने बोला था, एंटरटेनमेंट डोमेन में, एंटरटेनमेंट फील्ड में ये एआर वीआर का रोल बहुत ज्यादा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स गेमिंग इंडस्ट्री में, आजकल गेमिंग इंडस्ट्री तो आजकल नहीं, गेमिंग इंडस्ट्री एवरग्रीन है, ट्रेंडिंग है। कभी भी देखो ये गेमिंग इंडस्ट्री कुछ खत्म होने वाला चीज नहीं है, राइट? तो अगर आपको इंटरेस्ट है, सर मैं भी एआर वीआर डेवलपर बनूं, तो मेरे को क्या करना है? पहले ये एआर वीआर डेवलपर क्या करते देखो, इसका रोल क्या रहेगा। यूजिंग क्रिएटिविटी, दीज डेवलपर्स डिजाइन, टेस्ट एंड डेवलप either वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने बोला था, अगर आपको कुछ वर्चुअल थिंग क्रिएट करना है, उधर कुछ पहाड़ विहाड़ कुछ नहीं रहता, लेकिन आपको बहुत बड़ा पहाड़ बनाना है या बिल्डिंग या कुछ
आप टाइटैनिक मूवी देखे थे, and everybody know how it was shot. It is not actually shot in the sea, right, ocean, but we got a feeling like it is really shot in the ocean, right? तो उसको वर्चुअली जब कुछ भी नहीं है, वर्चुअल का मतलब ही वो है ना, इट इज लाइक ए मिरेज, उधर सही में वो नहीं रहेगा, बट वी हैव टू गिव ए इंप्रेशन टू द व्यूअर दैट इट इज देयर। ऐसा अगर आपको करना बोले तो पहले आपको क्रिएटिविटी ज्यादा रहना। सो आपको कैसा तरीका में वो क्रिएट करना है, राइट? तो ठीक है, मेरे को एक आइडिया, अच्छा सा आइडिया आया, उसके बाद क्या करना, उसको ऑन पेपर या उसको थोड़ा शेपिंग करना पड़ेगा, मतलब डिजाइनिंग करना पड़ेगा, तभी आपको एक टेम्पलेट मिलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। तो यहां कितना रेजोल्यूशन का या कितना पिक्सल रेजोल्यूशन का मेरे को करना है, उसके लिए क्या क्या कलर लेना है, या क्या मतलब व्हाट शुड बी द सपोर्टिंग थिंग्स, उसको मैं कैसा तरीका में या इन व्हाट वे और व्हाट लैंग्वेजेस और व्हाट टूल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्रिएशन, राइट? तो आपको क्रिएटिविटी स्किल्स रहना जरूरी है, डिजाइनिंग स्किल्स रहना जरूरी है, उसके साथ ऑफ कोर्स डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत वीक है तो भी बहुत लोग आपको मदद करेगा, क्योंकि ये एक जस्ट वन पर्सन मे नॉट बी इन्वॉल्विंग इन ऑल दीज 3 एक्टिविटीज, बिकॉज उधर लेवल्स रहेगा, एक टीम रहेगा। सो अगर आपको क्रिएटिविटी स्किल या डिजाइनिंग स्किल या साथ में है तो आपको बहुत बेहतर फ्यूचर मिलेगा, बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी होगा ये डोमेन में, AR VR डेवलपर रोल पे। देखो ये पैकेज, देखो फ्रेशर के लिए आजकल बहुत कंपनीज तैयार है 10 से 15 लाख मिनिमम देने के लिए। अगर ठीक है, एवरेज सैलरी भी अगर आप पकड़े तो मिनिमम 6 to 9 लाख तो आपको आराम से मिलेगा बेटा। सर उतना ही मिलेगा ऐसा नहीं, इट इज अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्किल, इंडिविजुअल टैलेंट। तो आप मान सकते हैं आपको 30-35 लाख तक भी आपको सैलरी मिल सकते हैं अगर आपको 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस है तो, या एवरेज सैलरी पकड़ो 15 to 20 लाख तो आराम से मिल सकता, प्रोवाइडेड यू हैव this 5+ years of experience, may not be as AR VR developer but in that domain. Fine, you are one of the team member and you have involved in the designing, or you have involved in the development, or you have involved in that SDLC in one of the level you are there in, you worked for 5+ years, means definitely that experience will be counted। रिलेटेड एक्सपीरियंस होना जरूरी है, यही डेजिग्नेशन से होना बोल के नहीं, राइट? तो डेफिनेटली गाइस मैं ये बोल सकता हूं AR VR डेवलपर का रोल अब बाकी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाला है, बिकॉज देयर इज मच स्पेस करेंटली इन द इंडस्ट्री। तो आगे नेक्स्ट रोल या नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट डोमेन क्या होगा, उसमें क्या क्या स्किल सीखना पड़ेगा बच्चों को, मैं गोती सर को रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप इसको आगे ले जाइए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा फुल स्टैक डेवलपर का। फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा डेवलपर है जो कि एक सॉफ्टवेयर की हर एक एस्पेक्ट में इन्वॉल्व रहता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है, आजकल ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वेब बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू ही उन्हें यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट अगर उस सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व है, तो इंटरनेट के लिए या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए या उस वेब सर्विस के लिए आपको एक तो फ्रंट एंड डिजाइन करना पड़ेगा जो यूजर को दिखेगा सामने से, बटन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर एक बैकएंड डिजाइन करना पड़ेगा जो बैकएंड पे काम करता है कि अगर आपने कुछ क्लिक किया तो क्या प्रोसेस होनी है, अगर आपने डबल क्लिक किया तो क्या प्रोसेस होनी है, राइट क्लिक किया तो क्या प्रोसेस होनी है। ये सारी प्रोसेसिंग बैकएंड पे चलती है और उसका कोड आपको लिखना पड़ता है। पहले इन जनरल अभी भी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर अलग होते हैं, बट कहीं न कहीं उन दोनों में कोलैबोरेशन करना पड़ता है। और कहीं न कहीं कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि वो कोलैबोरेशन जो है वो इतना स्मूथ नहीं होता है।
कि कोई क्या सोच रहा है और बैकएंड पे क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए कंपनीज अब हायर करना चाहती है फुल स्टैक डेवलपर जो कि फ्रंट एंड भी डिजाइन कर पाए, बैक एंड भी डिजाइन कर पाए। अब इसका मतलब है कि आपको दो एक्सपर्ट लोगों का काम एक साथ करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स अगर दो एक्सपर्ट लोगों का काम एक साथ करोगे तो पैसा भी एक्स्ट्रा मांगोगे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड, एक्चुअली नॉट वी हैव, कंपनीज आर पेइंग एंड हेंस वी हैव इंक्लूडेड, कंपनी पे कर रही है और इसलिए हमने इंक्लूड किया है इस फुल स्टैक डेवलपर के रोल को इस हाईली पेइंग टेक जॉब्स की लिस्ट में। तो अगर आपके पास फ्रंट एंड और बैक एंड डिजाइनिंग दोनों का एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या अपने पर्सनल लर्निंग के लेवल पे हो, अगर है आपके पास लर्निंग है, आपके पास नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा जो है कमा सकते हो। फिर कोई नहीं रोक सकता आपको पैसा कमाने से। अब एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी डरते हैं, अरे सर अभी तो कंपनी में ले ऑफ चल रहे हैं, अभी कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं एक्सेट्रा। देखो बच्चा, ले ऑफ होते हैं कंपनी के बिजनेस लेवल पे। अभी जो ले ऑफ हो रहे हैं वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि लोगों में स्किल्स की कमी है। कुछ कम स्किल वाले लोगों को ऑफ कोर्स डेफिनेटली कंपनीज ने जो है निकाला है, बट मेजोरिटी ऑफ द ले ऑफ जो हुए हैं वो बिजनेस पर्पस की वजह से हुए हैं। कंपनी जो है कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहती, कुछ प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, या फिर कंपनीज जो है कहीं ना कहीं मनी क्रंच की वजह से कट शॉर्ट करना चाहती है अपने खर्चे को। इसलिए तो जितने भी लोगों का ले ऑफ हुआ है आप उनसे बातें कीजिए, उनमें से मैक्सिमम लोग विद इन 1 मंथ कहीं ना कहीं जॉब पा रहे हैं आराम से। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड हैं, उन्हें पता है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है और कैसे वो काम कर सकते हैं, और उन्हें लर्निंग है, स्किल्स है, आसानी से उन्हें जॉब मिल रही है। मेरे ही पता नहीं कितने सारे ऐसे कनेक्शंस हैं, इनफेक्ट कुछ तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स और कजिन्स भी हैं जिनको ले ऑफ मिला, विद इन अ मंथ उनके पास चार चार ऑफर थे, एक नहीं चार ऑफर अलग अलग कंपनीज के, और वो चूज कर रहे थे कि किससे ज्यादा पेमेंट मिल जाए ताकि मैं वहां जाऊं। निगोशिएट कर रहे हैं और कंपनीज भी थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी भी हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं तो डोंट वरी अबाउट द मार्केट सिनारियो, आपको जॉब मिलेगी। अगर आप अच्छे स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। हो सकता है आप 1 करोड़ सोचेंगे, 1 करोड़ का जॉब मेरे को पहले दिन मिल जाए, ना मिले 35 लाख 35-40 लाख का मिले, बट मिलेगा जरूर। 40 लाख से 1 करोड़ जाने में आपको 4-5 साल से ज्यादा लगेंगे नहीं, इजीली यू कैन स्केल इट अप। और अगर आप इंडिया के बाहर जॉब सीख करेंगे तो वो 1 करोड़ तो बहुत नॉमिनल सी बात आपकी हो जाएगी और आसानी से मिल जाएगी। सो फुल स्टैक डेवलपर वो है जो सब कुछ करता है डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड से लेके सब कुछ। ऑफ कोर्स सैलरी की जो रेंज यहाँ लिखी हुई है ये बहुत ही छोटा सिंपल साइज से निकाली गई है, बट ये लिमिटेड नहीं है। ये जो सैलरी यहाँ पे लिखी है वो लिमिटेड नहीं है, यू कैन इवन गेट वेरी हाई पैकेज अगर आप अच्छे कॉलेज से निकल के या फिर अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन करके एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके भी जाते हैं तो फ्रेशर्स को भी अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। इनफैक्ट ये तो बहुत कम है, आपको 25 LPA तक भी मिल सकता है फ्रेशर्स को आराम से, आराम से। यस, सिर्फ बैकएंड डेवलपर को ही 25-30 मिल जाता है अगर वो एमटेक करते हैं या बीटेक करते हैं बहुत अच्छे कॉलेज से। तो ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से जाते हैं। तो एक्सपीरियंस लोगों की तो बात ही अलग है बॉस, एक्सपीरियंस लोग 50-60 लाख भी कमा रहे हैं 5 साल के एक्सपीरियंस पे अभी। तो एक सिंपल यार कि आप जितना ऊपर से शुरू करोगे उतना ऊपर जाओगे, जितना नीचे से शुरू करोगे ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपना स्टार्टिंग जो है वो आप टॉप पे शुरू करो। चलिए आई रिक्वेस्ट सत्या सर वंस अगेन कि आप नेक्स्ट वाला रोल एक्सप्लेन करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ब्लॉकचेन डेवलपर। गोती सर ने बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन इसका बारे में दिया था। जस्ट विथ वन एग्जांपल स्ट्राइट अवे यू कैन गेट ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट क्या होगा। द बेस्ट एग्जांपल गोती सर ने ऑलरेडी लिया था ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो अब ये एक बात मैं बोल सकता हूं बेटा, इट इज डेफिनेटली ए क्रिप्टो करेंसी इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल समझने के लिए ब्लॉकचेनिंग को। और आप लिंक्डइन लो या फेसबुक लो या कोई भी जॉब वेबसाइट्स लो, जॉब पोर्टल्स लो, ये सारे पोर्टल्स में आपको ये रिफरेंस मिल रहा। अगर आप कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड डोमेन पे ढूंढ रहे तो आपको रिलेवेंट जॉब्स का प्रोफाइल सी मिल रहा एज ए HR या एज ए एम्प्लॉय, लाइक एज ए जॉब सीकर। अगर आप कुछ मान लो
जावा डेवलपर का पोजीशन देख रहे, तो ओनली यू आर गेटिंग रिलेवेंट वैकेंसीज ही आपको दिख रहे। ऐसा आप, आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। ऐसा आप कुछ भी लिंक्डइन इज बेस्ड ऑन, मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं। उसमें आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल्स मिलेगा। एचआरस का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेस इज दैट लिंक्डइन। ऐसा आप dice.com लो या मॉन्स्टर लो, कुछ भी। एंड क्रिप्टो करेंसी डेफिनेटली स्टॉक का एक एग्जांपल ले सकते। सो ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का ये एक तो है, एक तो छोटा सा खतरा है। स्मॉल कंपनीज ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट या ब्लॉकचेन डेवलपर का रोल नॉर्मल लेवल 4 लेवल 5 कंपनीज में ही होता। नॉर्मल स्टार्टअप कंपनीज में ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का रोल तो नहीं होगा। तो फ्रेशर्स को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट डोमेन चूज करके उसमें जॉब लाना। बट डेफिनेटली व्हेन देयर इज एन एफर्ट, when there is a consistent effort, sincere effort, definitely जैसा गोती सर ने बोला था अभी, एम्प्लॉयमेंट का कुछ कमी नहीं है एंड वैकेंसी का कुछ कम नहीं रहता, प्रोवाइडेड यू आर सिंसियर इन पुटिंग यूर एफर्ट्स, राइट। सो ये ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का अगर आप ये डोमेन चूज किए तो आपको सीधा एक स्टेटमेंट में बोलना बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा। एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर you are supposed to develop applications that help or that extract the information, required information in the decentralized manner. This is the backbone principle of blockchain technology हम बोल सकते। Of course for this many other domains, many other related applications will be required, right? And इसका package you can see here 10 to 15 lakhs is what for fresher you can get highest, but this can be even more also because of this limited availability. Demand तो है but supply कम है। As I said, there is a little struggle involved in this blockchain technology domain क्योंकि very less companies recruit in this role, so there is demand but supply, very less people choose or opt for this. So when there is a demand and a less supply, definitely you think guys, there is a demand but less supply, so definitely you can be the hot cake, provided you put your sincere efforts, right? And yes, if you hold some experience, some hands-on experience 5+ years, ऐसा आपको definitely 50 लाख से ज्यादा भी मिल सकता, ठीक है, एवरेज पकड़े तो भी 15 to 25 लाख भी मिल सकता। सो द नेक्स्ट रोल के बारे में मैं गोती सर को रिक्वेस्ट करता हूं, सर व्हाट वुड बी द नेक्स्ट वन? The next one is cloud architect. देखो क्लाउड टेक्नोलॉजी में कोई भी काम करोगे डेफिनेटली आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में से किसी एक चीज पे काम करोगे और डेफिनेटली आपका जो पे पैकेज है वो हायर साइड रहेगा। बट ये है क्या, क्लाउड टेक्नोलॉजी है क्या? क्लाउड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट पे कहीं सर्वर पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी रिसोर्सेस किसी कंपनी को चाहिए वो एक पर्टिकुलर क्लाउड आर्किटेक्चर या क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ने डाल रखी। अब वो रिसोर्सेज जो है एक सेंट्रलाइज जगह पे या सर्वर पे डाल रखे हैं, उससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक तो मुझे अपने घर पे मेरा सर्वर या मेरी मशीन पर्सनल वाली रखने की जरूरत नहीं है, मैं रेंट कर सकता हूं अपनी उस सर्विस को जो मुझे चाहिए किसी कंपनी से। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि मैं जब जितना रिसोर्स यूज करूंगा उतना ही मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा। मान लो एक दिन में मैंने 2 सर्वर या 2 मशीन उनकी यूज की, बट एक दिन में मैंने एक ही मशीन यूज की, तो जिस दिन मैंने एक मशीन यूज की कंप्यूटिंग की तो मुझे एक का ही रेंट देना पड़ेगा। 2 मशीन उनकी यूज की कंप्यूटिंग की तो 2 मशीन का रेंट देना पड़ेगा। ऐसे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगा, प्लस मेरी अपनी जगह पे मेरी प्रीमाइस में मेरे घर पे मुझे या मेरी कंपनी में मुझे अपना खुद का सर्वर या मशीन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कॉस्ट बहुत सारी सेव हो जाएगी। और जो कंपनी ये सर्विसेज पे कर प्रोवाइड कर रही है उसका भी फायदा है क्योंकि उसको हर जगह पे
वो मशीन जो है रख के और मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पे मशीन्स और एक ही जगह पे जितना भी आर्किटेक्चर लगता है, जितना भी जो रिसोर्सेस लगते हैं, वो रिसोर्सेस वहां एक ही प्रीमाइस पे रख के, एक ही जगह पे रख के सेंट्रलाइज और सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी अभी क्लाउड सर्विसेज पे मूव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका खर्चा कम हो। सेम चीज को प्रोवाइड करने के लिए अगर खर्चा बहुत कम हो गया, बाई 5 और बाई 4 हो गया, तो कंपनी जो है काफी कॉस्ट कटिंग कर सकती है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पे मूव करके। तो अब आप देखेंगे कि मेनी कंपनीज समथिंग लाइक, आप एडोबी को ही देख लो। एडोबी एक सॉफ्टवेयर है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो अलग अलग वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग और बहुत सारी चीजों के लिए। उनका एक बहुत बड़ा सा फोटोशॉपिंग एंड ऑल के लिए एक बहुत बड़ा सा एक स्यूट आता है सॉफ्टवेयर का, वो भी अब आप क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। क्यों ऐसा किया उन्होंने? सिर्फ इसलिए ताकि उनका कॉस्ट कटिंग हो जाए, कम पैसे में उन्हें काम करने को मिल जाए। अब अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी कंपनी से एसोसिएटेड रहे जो अलग अलग कंपनीज को क्लाउड सर्विसेज देती है, तो वो कंपनी डेफिनेटली टारगेटेड कंपनी के जो भी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उस डिमांड को डिप्लॉय करके उसके डिमांड के अकॉर्डिंग उनका सॉफ्टवेयर का सिस्टम बना के और उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, उसमें काफी सारा टाइम भी लगता है डेवलपमेंट में, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा हमारे तो चांदी चांदी है बॉस, क्योंकि पैसा भी मिलेगा। एक साल का प्रोजेक्ट है, एक साल का प्रोजेक्ट में पैसा भी मिलेगा। अगर एक महीने में खत्म हो जाता तो पैसा कम मिलता। एग्जैक्टली तो बात यह है कि मैक्सिमम कंपनी जो है क्लाउड सर्विसेज की तरफ जा रही है अपनी दूसरी कंपनी से सर्विस लेने के लिए। फॉर एन एग्जांपल एक सिंपल सी बात बताता हूं। एक कंपनी है, पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू के पास एम्प्लॉइज का, सारे स्टूडेंट्स का और लेक्चर्स का डेटा है, स्टोर करने के लिए चाहिए कहीं जगह, स्टोरेज का एक कोई ना कोई सर्वर चाहिए। तो पीडब्ल्यू क्या करेगी? किसी न किसी कंपनी को हायर करेगी या बोलेगी कि आप हमें स्टोरेज सर्विसेज दो, और स्टोरेज ऐसा दो जो सिक्योर रहे, सिक्योरिटी भी हो कि कोई दूसरा आके इसको ब्रीच करे, कोई दूसरा आके इसको हैक करके और सारा डेटा ना उठा ले, सारे वीडियो लेक्चर्स ना उठा ले, सारे के सारे एम्प्लॉइज का या फिर सारे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का डेटा ना उठाए। इसके लिए सिक्योर स्टोरेज चाहिए, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ऑफ कोर्स कोई कंपनी आएगी, इनको बोलेगी कि सिक्योर स्टोरेज आप एक काम करो, हमारी क्लाउड सर्विस ले लो, जितना डेटा आप स्टोर करोगे उतना ही हम आपको रेंट लेंगे। सिंपल। तो ये जो क्लाउड सर्विसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो आपकी हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, ऑरेकल है, ये 4 कंपनीज है जो बहुत बड़ी हैं, बहुत लेवल पे काम कर रही है क्लाउड में, और इनमें आपको बहुत शानदार तरीके से क्लाउड सर्विसेज का वर्क मिल जाएगा। अब अगर इनमें घुसना है तो आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पहला आपको कुछ प्रोजेक्ट या रिसर्च या कोई ना कोई पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप इनमें एंटर कर पाएंगे। नहीं है तो आप अगर किसी बड़े कॉलेज में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर डोमेन में, लेट्स से आप एमटेक करने जाते हैं आईआईएससी आईआईटी में और अपना रिसर्च प्रोजेक्ट इसमें करते हैं, तो आप डायरेक्टली एज फ्रेशर एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होता है इनमें से किसी में एंटर कर पाना, जो कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बहुत स्पेसिफिक जॉब होती है। तो उसके लिए पहले आपको नॉलेज तो बहुत चाहिए, थोड़ा पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा, तभी तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि भैया क्या काम किया है बताओ, ताकि हम आपको उस पर्टिकुलर काम में ले जा पाए। आर्किटेक्ट लेवल पर जाने के लिए डेफिनेटली आपको थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप ये जो फ्रेशर वाली जॉब यहाँ पे देख रहे हैं, वो जॉब आपको होगी एक डेवलपर की रादर देन आर्किटेक्ट। और फिर जब आप 5-6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपको ये जॉब मिलेगी आर्किटेक्ट वाली। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये बहुत एक्सट्रीम नंबर्स नहीं है, बहुत मिनिमम नंबर्स हैं। कि अगर आप क्लाउड सर्विसेज में काम करने जाते हैं तो बहुत लोअर लेवल का भी काम करने जाएंगे तो आपको इतना पैसा ठीक ठाक कोई कंपनी दे देगी जो कि क्लाउड सर्विसेज में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मिलके और जस्ट इम्प्लीमेंटेशन का काम कर, इंटरमीडिएटर का काम कर रही है कि कंपनी क्लाउड प्रोवाइड करने वाली कंपनी ये, यूज करने वाली कंपनी ये, और आपकी कंपनी जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है इस प्रोजेक्ट को वहां पे ले जाने के लिए या डिप्लॉय कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटर का काम कर रही है। दैट्स इट। तो उसमें फिर आपको सैलरी जो है थोड़ी सी कम मिल सकती है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे या जो कंपनी यूज कर रही है सॉफ्टवेयर डायरेक्टली वहां यूज करोगे या वहां काम करोगे तो थोड़ा पैकेज आपका हायर हो सकता है।
थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। इनफैक्ट आप इसको 50 MPA तक भी ले जा सकते हैं आसानी से, अगर आप थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज और आसपास का आर्किटेक्चर का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट रोल को आपको एक्सप्लेन करेंगे सत्या सर। सर प्लीज। जी सर। तो नेक्स्ट मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं, आईओटी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रोल पे। सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूं बेटा, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द करियर एस्पिरेंट्स, IoT is like a boon. This is really, I can say, IoT is like a boon for the career seekers. क्योंकि मैं अभी ब्लॉकचेन के बारे में बात किया था ना, ओनली सम टॉप लेवल कंपनीज ओनली हायर करते ये ब्लॉकचेन डोमेन पे। ये IoT ऐसा चीज नहीं है। ये IoT जैसा अभी इंट्रोडक्शन में गोती सर ने बोला था, IoT हैज नॉट एट emerged to its full extent. Of course, you can see IoT applications around us, but IoT has still, there is a caliber to emerge. आप हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में IoT को यूज कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में यूज कर सकते हैं, या बिजनेस एप्लीकेशन में IoT काम में आएगा। हर जगह पे आप कुछ भी इंडस्ट्री लो, इट इज नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन गाइस। IoT का काम हर डिसिप्लिन में आएगा, एरोनॉटिकल में आएगा या मैकेनिकल में या सिविल में, कुछ भी लो। सो यू हैव मच स्पेस एंड फ्रेशर्स को भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। एंड ये IoT फील्ड में अगर आपको जाना बोले तो टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्किल्स आपको जरूर आपके पास टू स्किल्स जरूर रहना चाहिए, एंड वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इसमें IoT आप रास्पबेरी पाई लो या कुछ भी लो, मैं ये सजेस्ट करता हूं पाइथन। सो ये पाइथन का नॉलेज रहना जरूरी है, इसके साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो दीज टू आर मेनली रिक्वायर्ड स्किल्स अगर आपको IoT पे काम करना बोले तो आप एक काम कर लो बेटा, इफ यू आर इन द थर्ड ईयर, सपोज इफ एनीबॉडी आर वाचिंग दिस हु इज इन द थर्ड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, आप प्रोजेक्ट ये IoT चूज करके ये डोमेन पे करने के लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन मे बी विच इज यूज्ड इन योर हाउस, और that is helpful in your college library, or that is helpful for the student attendance marking, yeah, faculty attendance marking, yeah, marks filtration. There are many, if you think, there are many ways you can develop or you can impart a IoT product. You can replace some existing old routine product with the smart IoT प्रोडक्ट। ये आप एक प्रोजेक्ट करने का, मिनी प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट, सो यू ट्राई, आप 3-4 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट बना लो, डेफिनेटली दैट विल ट्रिगर आप और क्या कर सकते हैं IoT को लेके। फार्मिंग एप्लीकेशन में, गार्डनिंग एप्लीकेशन में बहुत सारे, इफ आई कीप लिस्टिंग देयर विल बी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर IoT आर्किटेक्ट। तो डेफिनेटली गाइस आपको ये IoT, again I am telling, it is a boon. It is a boon for freshers especially, and this is not only for CS or IT graduates, for all, because इसको ये दो सीखना पड़ेगा। इसके साथ आपको थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी आपके पास रहना जरूरी है, तो आपको अच्छा सा पैकेज मिलने वाला है। ये देखो 10 to 20 lakhs आराम से मिलने वाला है, एंड हाईएस्ट पैकेज मैं इधर तो आपको आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम में रखने के लिए हम तो 25-40 lakhs मेंशन किए थे, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं ये तो एंडलेस है, स्काई इज द लिमिट। अगर आपको एंड आप एक एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते IoT को लेके। यू कैन एक्चुअली सेल योर प्रोडक्ट्स, IoT प्रोडक्ट्स in various applications and various industries. So sky is the limit for earning guys. So this is just to keep up your expectation less,
बट ये 40, 25, 9 ये इवन 1 करोड़ तक भी जा सकता. तो IoT डेफिनेटली इज ए बून. यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ चूजिंग दिस. सो द नेक्स्ट मैं गोती सर को रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज टेक इट फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच सर फॉर ग्रेट एक्सप्लेनेशन अबाउट आईओटी. बहुत स्टूडेंट्स को जो है बहुत इंसाइट मिल रहा है एग्जैक्टली कि क्या क्या रोल में क्या क्या उन्हें करना होगा या क्या सीखना होगा. अगला रोल जो है एआई एमएल, जो कि इतना ज्यादा बूम पे है कि स्टूडेंट्स को इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है. और आप देखिए इस बूम को हाईलाइट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए आई शुड से गेट कम्युनिटी ने इस बार एक नया पेपर जो है वो लॉन्च कर दिया अलग से, जिसका नाम था गेट डीए, विच इज डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में कितने ज्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ कोर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, मैकेनिकल का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के किसी भी डोमेन का स्टूडेंट है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, या फिर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, बिजनेस स्टूडेंट है, कोई भी हो, उसको इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है. और इसीलिए एक नया पेपर बनाया गया गेट डीए का, जो कि एमटेक में एडमिशन दिलाता है उन स्टूडेंट्स को जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और चाहते हैं कि उनका जो नॉलेज है उनकी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल में हो, कहीं भी हो, किसी भी डोमेन में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो फार्मा में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, किसी भी तरफ हो, एआई एमएल हर जगह काम करेगा. और उस फील्ड को एआई एमएल से जोड़ने के लिए उन्हें एमटेक करना है. आई हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने एमबीबीएस किया और वो एमटेक करना चाहते हैं आईआईएससी बैंगलोर से इन एआई, ताकि वो मेडिसिन की फील्ड में एआई को यूज करके और उसे बेहतर बनाए. और ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं पिछले 2 सालों में, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, बट वो स्टिल चाहते हैं एआई पढ़ना. क्यों? क्योंकि हर डोमेन में इसका इंप्लीमेंटेशन है. और आप देखेंगे डिमांड भी इस बारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. और जैसे जैसे एआई के प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे हैं, स्टूडेंट्स को और ज्यादा अटैचमेंट होने लगा है, क्योंकि अब दिखता है कि एआई यूज हो रहा है जनरल जनता से भी. जी हाँ, नॉर्मल पब्लिक भी एआई यूज कर रही है, एमएल यूज कर रही है. तो आप चैट जीपीटी देख लो, जेमिनाई देख लो, या आप डिवॉन डेवलपर देख लो, जो कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर टूल बनाया है, जो कि सॉफ्टवेयर है अपने आप में. तो आप समझ सकते हैं कि ये एआई का यूज आप देख सकते हैं. बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसमें आप सिर्फ एक टेक्स्ट लिखोगे और वो आपको वीडियो या ऑडियो बना के दे देता है, या वो इमेज क्रिएट करके दे देता है. तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो एआई बेस्ड टूल्स हैं और मार्केट में आ चुके हैं. तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ में या ऐसे पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व रहोगे, डेफिनेटली आपको मजा तो आएगा ही और पैसा भी मिलेगा. तो रिसेंट पास्ट में एक डिमांड तो आई ही है, ऊपर से पेनिट्रेशन जो रियल लाइफ में या नॉर्मल जिंदगी में हुआ है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ा है. तो काफी सारे लोग उसमें जाने भी लगे, डेवलपमेंट भी बहुत सारा होने लगा है. और जैसा कि सर ने अभी बताया था कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं. वन ऑफ द वे टू गो इट इन एआईएमएल फीस, क्योंकि ये इसके लिए आपको लर्निंग जो है ऑनलाइन भी बहुत कुछ मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, हर जगह इसके कोर्सेज चलते हैं. बट देख, एक सिंपल सी बात बताऊं, मुझे आज से 6 साल पहले, जी हाँ करेक्टली 6 साल पहले रियलाइज हुआ कि मशीन लर्निंग सीखना जरूरी है. क्योंकि मैं कर रहा था सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम, वो भी फ्रीलांसिंग का. और मुझे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे थे, पर उनमें से मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं एमएल या एआई का काम था. तो मुझे लगा यार कि चलो सीख लेते हैं. सीखने के लिए मैंने बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखे, बुक्स देखी, पर कहीं ऑर्गेनाइज कंटेंट या सिस्टमेटिक कंटेंट नहीं मिला. तो फिर मुझे एक एमटेक में एडमिशन लेना पड़ा बिट्स पिलानी से अलग से. जी हाँ, एक एमटेक अलग से किया मैंने 2018 टू 20 में, सिर्फ और सिर्फ एमएल और डेटा साइंस सीखने के लिए. और उसका फायदा मुझे इतना हुआ कि मैं इमीडिएटली काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है उसके बाद कर पाया. यस, दैट इज ट्रू. तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि आपको लर्निंग जो लेनी है, सिस्टमेटिक लेनी है, सीख पाए और बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो जो है वो बना पाए. एक बार आपने अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो बना दिया,
तो फिर आप जो है मजेदार पोजीशन पे हायर हो जाओगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग और एआई में अगर आप आर्किटेक्ट रोल या डेवलपर रोल पे जाते हैं, आप कम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर दूसरी कंपनी में आप एआई डेवलपमेंट का काम तो चलता ही है। कोई भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी देख लो आप, डेल से लेके एनवीडिया से लेके ओरेकल से लेके आईबीएम से लेके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हर जगह पे एआई का काम तो है ही है। कहीं ना कहीं वो सेकेंड फेज में काम कर रहे हैं, अपने ही सॉफ्टवेयर्स को और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि ओरेकल ने अभी अभी एक नया डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया है, और ये नया डेटाबेस टूल एआई एम्बेडेड है, मतलब उसमें एआई है, इंटेलिजेंस है, और जबरदस्त इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एआई डेवलपमेंट का काम अच्छा मिलने वाला है अगले कुछ सालों में, और ज्यादा बढ़ेगा ये काम, और ज्यादा आपको आपकी डिमांड जो है बढ़ने वाली है। और अगर आप अच्छे वर्कर हैं तो आपको डेफिनेटली पैसा तो मिलेगा ही, क्योंकि अच्छे स्किल्ड वर्कर की अभी भी बहुत कमी है इस स्पेस में। मनी वाइज ऑफ कोर्स ये सिर्फ नंबर्स हैं शो करने के लिए, आप इन नंबर्स को 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी बढ़ा सकते हैं आसानी से अगले 1 से 2 सालों में, क्योंकि बॉस अगेन मैंने कहा जिसके पास नॉलेज है और अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स है, उसके पास मनी कोई बैरियर ही नहीं, अपर लिमिट है ही नहीं, स्काई इज द लिमिट, और जहां तक पहुंचना आप जितना नंबर बढ़ाओगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पर्टिकुलर रोल, एंड उसके लिए सत्या सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर इसके बारे में भी अगर आप एक्सप्लेन किए तो बेहतर है, क्योंकि ये भी मशीन लर्निंग इंजीनियर है, एआई एमएल आर्किटेक्ट का रिलेटेड है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। श्योर श्योर सर। तो देखो ऐसा है, एआई एमएल आर्किटेक्ट का जो रोल है ये थोड़ा हाई लेवल रोल होता है, जिसमें कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि अगर कोई एआई टूल बनना है या एमएल टूल बनना है तो उस टूल में क्या टाइप का सॉल्यूशन जाना है, कौन सा मॉडल लगना है, पैरामीटर्स क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, या ये पर्टिकुलर मॉडल डिप्लॉय जहां होगा वहां पे क्या किस तरीके से काम करनी चाहिए, क्या होगा। आर्किटेक्ट अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि आर्किटेक्ट जो है डिसीजन मेकर होता है, और डेवलपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, वो फॉलो करता है जो आर्किटेक्ट ने बताया उसके काम को। दोनों के पास अपनी स्किल्स हैं, जी हाँ, ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा पैसा लगेगा, मिलेगा मतलब, तो ऑफ कोर्स इसमें एक्सपीरियंस भी ज्यादा चाहिए। फ्रेशर्स में ये थोड़ी जॉब कम ही मिलती है, अगर मिलती भी है तो आपको मास्टर्स किसी बहुत अच्छी जगह से करने के बाद या फिर पीएचडी करने के बाद आपको इस आर्किटेक्ट रोल पे डायरेक्टली मौका मिलता है काम करने का, या आप काफी टाइम तक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या किसी पर्टिकुलर डोमेन में काम कर चुके हो, उसके बाद आपको यहाँ पे मौका मिलता है एज आर्किटेक्ट काम करने का। इंजीनियर जो होता है वो डेवलपर का काम करता है, और ये डेवलपर का काम जो है वो आप एज ए फ्रेशर बहुत आसानी से पा सकते हैं विद जीरो एक्सपीरियंस ऑल्सो। ऑफ कोर्स नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस की बात की है मैंने, एक्सपीरियंस अगर इंडस्ट्री का नहीं भी है, अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो भी आपको एमएल इंजीनियर बनाया जा सकता है। कंडीशन अप्लाई कि आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे एमएल के काम होते हैं, कैसे अलग अलग मॉडल्स काम करते हैं मशीन लर्निंग में, उन मॉडल्स को कैसे फाइन ट्यून किया जाता है, उन मॉडल के लिए डेटा को कैसे रेडी किया जाता है, जिसे बहुत बहुत स्पेसिफिकली किया जाता है, और उस डेटा को रेडी करने के लिए अलग से जॉब प्रोफाइल होती है डेटा इंजीनियर की, जो कि काम बहुत प्रिसाइज होता है, क्योंकि बॉस अगर आपने मशीन लर्निंग मॉडल लगाना है तो उसके लिए डेटा रेडी करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क, सबसे टफेस्ट टास्क होती है वो, और वो टास्क अगर आपने मास्टर कर ली तो फिर आर्किटेक्ट बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है डेटा रेडी करना ऐसा जो कि मशीन लर्निंग मॉडल से बेस्ट रिजल्ट दे और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकले उस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट से। चलिए नेक्स्ट रोल के लिए सत्या सर के पास चलते हैं। जी सर। ओवर टू यू सर। सो द नेक्स्ट रोल मैं डेटा साइंटिस्ट के बारे में बात करता हूं, एक एग्जाम्पल्स को लेके। आजकल आईपीएल का फीवर चल रहा पूरा देश में। देखो जब आईपीएल आप देखते वक्त विराट कोहली ने एक शॉट मारा, एक छक्का मारा, देखो आपको इमीडिएटली तुरंत आपको ये डेटा मिल रहे, द सेम प्लेयर हैज गिवन दिस शॉट इन व्हाट अदर मैच, द सेम डिस्टेंस 6 छक्का मारा विराट कोहली, द सेम डिस्टेंस इन द सेम
ऑफ साइड या लेग साइड या सेम शॉट दूसरा कौन सा मैच में ये विराट कोहली ने सेम शॉट मारा, या कोई दूसरा प्लेयर हु हैज गिवन द सेम शॉट. व्हाट इज दिस? डेटा ओनली, नो. अब ऐसी ये देख लो पॉइंट्स का टेबल. पॉइंट्स का टेबल में आपको सिर्फ क्या देखेगा? कितना प्लेड है, कितना लॉस्ट है, कितना वन है, नेट रन रेट मिलेगा. बट ये इंटरप्रेट करने के पीछे बहुत सारे कैलकुलेशन होता ना, ये तो सब समझ सकते. इट इज नॉट जस्ट सिंपल एडिटिंग लाइक इन द एक्सेल शीट. वो पॉइंट्स टेबल या वो ऑर्डरिंग के लिए, टीम का ऑर्डरिंग के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन होता, राइट. सो वो पूरा हमको दिखते नहीं, लेकिन वो पूरा डेटा को एनालिसिस करके सिर्फ आपको एक यूजर फ्रेंडली या आप इजीली समझे जैसा आपको सिर्फ एक टेबल बना के दिख रहे. इसका पीछे कौन है, किसका रोल ज्यादा है? डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट का रोल ज्यादा है. अब समझ लो बेटा, आईपीएल इज द बेस्ट एग्जाम्पल. मैं कभी कभी परेशान होता हूं क्योंकि जस्ट विद इन स्पैन ऑफ सेकेंड्स आफ्टर सर्टेन मोमेंट, वो मोमेंट कब से रिक्रिएट हो रहे, कितना लोग वो मोमेंट को रिक्रिएट किया, वो चक्का होने दो, चौका होने दो, या 50 होने दो, 100 होने दो, नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ सिक्सेस, who has given more force in this match or in this IPL or in this year or in the last IPL. All this analysis behind who is there? Data analyst is there, data scientist is there. So I am just taking this trending example so that you people understand. And in the same way, ये data कहाँ नहीं है ये बताओ दो. आजकल which is expensive in the domain, in the market, means data is the expensive thing. उसके अलावा कुछ नहीं. और डेटा को हटा के कोई भी कुछ काम कर सकते क्या? नहीं. तो डेटा इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. सच डेटा को आप एनालिसिस करना या सच डेटा को लेके आप इंटरप्रेट करना बोले तो कितना रेस्पॉन्सिबल रोल है वो. एंड डेफिनेटली दैट इज ए एंजॉयबल रोल, है या नहीं? राइट. सो दिस डेटा साइंटिस्ट के बारे में मैं क्या बात कर सकता हूं? मेरे को लगता भाई ये डेटा साइंटिस्ट का रोल के बारे में बात करने के लिए हम कम है, बिकॉज दिस हैज such huge space in the current domain, because data is becoming tons, मतलब टेराबाइट्स, जेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स, पेंटाबाइट्स. डेटा का अभी कुछ लिमिट नहीं है. उतना डेटा को लेके विद इन स्पैन ऑफ सेकेंड्स और विद इन ए मोमेंट हमको जैसा रिक्वायर्ड है उतना ही रिप्रेजेंटेशन में हमको डेटा मिलने वाला है. आजकल बोले तो इसका डेटा साइंटिस्ट या डेटा आर्किटेक्ट का रोल बहुत ही है. तो आप डेटा साइंटिस्ट या आर्किटेक्ट अगर आपको बनना बोले तो आप एल्गोरिदम्स का नॉलेज आपके पास रहना जरूरी है बेटा. एल्गोरिदम्स का नॉलेज रहना जरूरी है, क्योंकि ये डेटा साइंस, ये एआई अम्ब्रेला में ये मशीन लर्निंग डेटा साइंस आता ना, तो आपको एल्गोरिदम्स का नॉलेज और इसके साथ मैथमेटिक्स का नॉलेज जैसा प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, उसका नॉलेज रहना जरूरी है. इसके साथ डेफिनेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो इसीलिए आप देखो इन द लास्ट ईयर दिस नया पेपर इंट्रोड्यूस किए थे गेट में, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, बिकॉज IITs already they know that the trending is this, so they wanted to make the students ready for this particular trending data science, AI, ML field में, राइट. इसीलिए हमको गेट में पेपर भी मिला है DA करके. तो गाइस आप डेटा साइंटिस्ट, इफ यू पिक or if you choose to be data scientist, definitely it is very much appreciated decision, wise decision I can say. तो आपको बहुत सैलरी के बारे में आप सोचना मत, आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा. So I don't want to actually
गिव दीज नंबर्स। सिंपल बात ये बोल रहा हूं, आपको जितना चाहिए उतना दे के आपको लेने के लिए अभी बहुत कंपनीज तैयार है, प्रोवाइडेड यू आर गुड एट एनालिसिस, गुड एट दिस इंटरप्रिटेशन, राइट? सो आई थिंक दीज आर व्हाट द टॉप ट्रेंडिंग डोमेन्स आप बोलो, या रोल टाइटल्स बोलो, या जॉब टाइटल्स बोलो, वेयर यू कैन चूज एंड बिल्ड योर करियर। मैं उम्मीद करता हूं सबके बारे में मैं और गोती सर मिलके आपको अच्छा सा जानकारी दिया। सो नाउ द डिसीजन इज यूअर्स। और एक बात भी बाकी है, आप अच्छा सा नॉलेज गेन किए, लेकिन द लास्ट फेज क्या होता बेटा, आप रिटन टेस्ट थ्रू किए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग टेस्ट थ्रू किए, सब ठीक है, लास्ट फेज क्या होता, इंटरव्यू होता। वो इंटरव्यू के बारे में बाद में ही आपको नौकरी मिलने वाला है। तो बहुत लोग ए फेज में एक्चुअली फेल होते, ये बहुत दुख की बात है। तो हम ये सेशन के बाद वो नहीं होना बोल के हम इसके बारे में भी एड्रेस करने के लिए आज मैं और गोती सर आपको टिप्स देने वाला है, डूस एंड डोंट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो आई रिक्वेस्ट गोती सर टू स्टार्ट विथ सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपको इंटरव्यूज में क्या क्या स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, इंटरव्यूज की तैयारी के लिए हम टेक्निकल चीजों पे बहुत फोकस करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हैं, नॉलेज भी गेन कर लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। बट जब इंटरव्यू में जाते हैं, वहां जाने के बाद ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले कि जो आंसर आपसे पूछा है उतना ही करो और प्रिसाइज आंसर दो। आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आंसर मत करो। स्टूडेंट को ऐसा लगता है मुझे जो आता है मैं सब बता दूंगा, पर भैया आपको इंटरव्यू में ये चीज का ध्यान रखना है कि इंटरव्यूअर ने जितना क्वेश्चन पूछा है बस उतना ही आंसर दे, इधर उधर का ना दे। जैसे ही आप अपना आंसर बढ़ा चढ़ा के देने शुरू कर देंगे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट बोलेंगे जो नया क्वेश्चन क्रिएट कराने में मदद करेगा इंटरव्यूअर की। अच्छा, आपने ऐसा बोला, आप ये बताइए, आपने ऐसा बोला, ये बताइए। तो उस केस में आपके साथ नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। एक तो आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बहुत सारा शब्द यूज कर रहे हो, दूसरी चीज ये है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस में से, उन्हीं आंसर्स में से जो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। सो बी प्रिसाइज एंड कंसाइज। दूसरी चीज है कि आप अपने डोमेन में, अपने सीवी में, रिज्यूमे में उतना ही लिखो जो आप एक्चुअल में जस्टिफाई कर पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज लिख देते हैं जस्ट टू प्रोजेक्ट। हाँ हाँ सर, हमको पाइथन भी आती है, हमको जावा भी आती है, सी प्लस प्लस भी आता है, हमने फुल स्टैक डेवलपर भी काम किया है, हमें एमएल इंजीनियर का भी काम किया है। किया नहीं होता है। सिर्फ मशीन लर्निंग की डेफिनेशन यहाँ होने के बाद वो बच्चा अगर लिख देगा रिज्यूमे में कि ऐसा हमने किया है, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इंटरव्यूअर जो है अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ आपने लिखा है, आपको एमएल आता है, मशीन लर्निंग आता है, ये आता है, बताओ आपने क्या काम किया है, और आप आंसर नहीं दे पाएंगे, वो अगेन निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल चीजें ना बताते हुए अगर आप एक चीज भी बताओगे और जस्टिफाई कर पाओगे, सर मुझे सिर्फ एक लैंग्वेज आती है जावा, और उसमें मैंने इतना 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 काम किया हुआ है, वो भी पॉजिटिवली बहुत अच्छे से काम करेगा आपके फेवर में, रादर देन जस्ट प्रोजेक्टिंग 25 थिंग्स और उनमें से आपने सिर्फ 2 पे ही काम किया। तो आप सिर्फ उतना प्रोजेक्ट करो नॉलेज अपने सीवी में या अपने इंट्रोडक्शन में, जब वो आपसे पूछेंगे तब, जो आप एक्चुअल में जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ आपको एक्चुअल में आता है, और जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो भी आप आंसर कर पाओ। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज है एचआर राउंड के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, बहुत अच्छे से वेल रिसर्च और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वाला जो इंट्रोडक्शन है वो रेडी करना पड़ता है आप लोगों को। दूसरी चीज ये है कि आप सब लोगों के लिए एचआर राउंड के क्वेश्चन लगने आ रहे, सिंपल तो है कि हमारे करना क्या है, मेरी स्ट्रेंथ ही तो पूछनी है, मेरी स्ट्रेंथ है मैं बता दूंगा, मेरी वीकनेस है मैं बता दूंगा, मेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं बता दूंगा, मैं आज से 5 साल बाद क्या करूंगा बता दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा। नहीं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पे, 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से वेल रिसर्च प्रिपेयर करके लेके जाओ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगेंस्ट भी जा सकती है, आपके फेवर में भी जा सकती है। किसी भी चीज को लाइट नहीं लेना, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, डू नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ही देंगे, इसको तो बोल ही देंगे, ये तो हो ही जाएगा। नहीं, कैसे हो जाएगा, आप उसको वेल प्रिपेयर करके जाओ। ऑफ कोर्स सेम शब्द जो आपने अपने नोट्स में लिखे हैं वहां नहीं बोल पाओगे, बट अगर कहीं आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर है कि आप स्ट्रेंथ को या वीकनेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वहां जाके, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा आपके फेवर में। Work on your communication skills, that is another
बिग टिक जो कि स्टूडेंट्स के अगेंस्ट चली जाती है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज बहुत है पर वो सही वर्ड्स में उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है इंटरव्यूज में। तो उसके लिए आप काम करो, पहले हम कांच के सामने करते थे, आज आप अपना फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके और उसके सामने इंटरव्यू देने की कोशिश करो, रिकॉर्ड करो और देखो कि हाउ यू आर बिहेविंग। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी और वहीं से जो है आप बेहतर होना शुरू हो जाओगे। ओवर टू सत्या सर, आई रिक्वेस्ट यू सर कि आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो इंटरव्यू में आपके। जी सर, एक्चुअली यू डिड नॉट लीव एनीथिंग टू मी फॉर द इंटरव्यू टिप्स। तो बच्चे गोती सर सब कुछ कवर किए थे, मैं भी वही सोच रहा हूँ, अरे ये मैं भी ये टिप देना चाहता था, गोती सर ने कवर किया। सो दैट इज रियली वंडरफुल सर। सर एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कभी इंटरव्यूअर मूड में होता है किसी स्टूडेंट का स्ट्रेस इंटरव्यू लेने के लिए, कि उसे एकदम स्ट्रेस में डाल देता है, इतना ज्यादा प्रेशराइज करता है जस्ट चेक करने के लिए कि स्टूडेंट का पेशेंस कैसा है, कैसे वो बिहेव करता है, उसके बारे में आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं? सर इसके बारे में अगर मैं बात करना बोले तो अगेन आप जो भी बोले थे वो कमिटमेंट जो भी होता ना सर, ये रेज्यूम के साथ ही क्वेश्चंस पहले स्टार्ट होते सर। बच्चे क्या करते रेज्यूम बनाते वक्त थोड़ा बहुत एग्जाजरेशन में जाते सर, अरे मैं ये भी डालूं, मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ज्यादा कॉल्स आएगा बोल के। ठीक है, कॉल्स आने के बाद इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा, उसके बारे में बात करना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो आप थोड़ा हॉनेस्टी मेंटेन करिए, किसमें, रेज्यूम बनाने में और आपका जवाब में। वेनेवर आप यू आर फेसिंग सम क्वेश्चन, थोड़ा हॉनेस्ट से आप जवाब दे दीजिए। एंड कंसाइज प्रिसाइज आंसर तो गोती सर ने अच्छा सा समझाया था। जब भी ये इंटरव्यूअर ने आपको स्ट्रेस में या प्रेशर में डालने के लिए कोशिश करते ना, तब आप ये काम करिए, ये काम किए तो बेहतर होगा। इफ एट ऑल यू नो इट, देन डेफिनेटली पिन टू द पॉइंट आंसर दो, उसको मौका नहीं देना दूसरा क्वेश्चन आपका आंसर से बनाने के लिए, राइट। बिकॉज आपको ज्यादा 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 खींच रहे बोले तो उसमें से क्वेश्चन बनेगा, जैसा गोती सर ने एक्सप्लेन किए। सो आप अगर इफ यू डोंट नो एनीथिंग, इंस्टेड यू से आई डोंट नो, सिंपली यू कैन से लाइक currently I am unable to recollect it, but you should not give contradictory statements। जैसा कि आपने रेज्यूम में बोले मैं मेरा प्रोजेक्ट जावा में किए, अगर आप जावा लैंग्वेज, if any question you are facing, at least some basic questions भी आंसर नहीं कर पा रहे, तो what is the meaning that you have done project in Java, what you have done? आप सोच लीजिए एक बार। if you step into shoes of the interviewer, आपको क्या लगेगा, अरे ये तो सब झूठ है, he is just acting smart, right? तो ये बिहेव मत करो बेटा। ठीक है, यू हैव टू एक्ट स्मार्ट, थोड़ा स्मार्ट वर्क आजकल जरूरी है, लेकिन ज्यादा मत करो, अति सर्वत्र वर्जयेत। सो whenever you are feeling like he is trying to keep me in stress or in the pressure, you try to give it back to him in a nice way, okay, in the polite way. And don't be arrogant any time during the interview, don't be impatient. This is very very important, you have to be very very patient. And whenever you are sitting, and you have to be strict, I mean you have to be very fit while your sitting position also matters, your attitude matters a lot, right? So ये पूरा आप ध्यान रखो बेटा। एंड गोती सर ने सब कुछ कवर किए थे अच्छा सा। सो वी विश यू, आई विश यू all the very best for your upcoming career. I really pray God all your dreams come true. Thank you guys. Thank you Thank you Goti. so much sir for your expert advices and lot of insights जो आपने दी अलग अलग करियर को लेके और करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके, और आपका टाइम आपने हमें और स्टूडेंट्स को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा कि कौन सा रोल आपको एक्चुअल में ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है और उसको जानने के लिए और क्या अवेयरनेस आपको चाहिए। अगर आपको हमसे कुछ और स्पेसिफिकली चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा।
और हम उन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस डेफिनेटली करेंगे। सत्या सर हैं हमारे पास, इतने बड़े एक्सपर्ट हैं जो कि इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली जानते हैं। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस और भी लेके आते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और थोड़ा सा गाइडेंस देता रहूं ताकि आप सब लोगों का करियर जो है बहुत अच्छे से बन जाए। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।